हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपका पेपर भी सीटेट का अच्छा हुआ होगा। देखिए, जो सेकंड पेपर का पेपर हुआ था उसके हम आंसर की जल्दी से मैच करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमें केवल आंसर की देखनी है, मतलब कौन कौन सा आंसर आपका ठीक होगा। आप जैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके इतने आंसर ठीक हुए ना, क्योंकि देखिए टीजीटी की भी वैकेंसी आई हुई है। अगर आप खुद से अगर मैच कराओगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हम ये एग्ज़ाम पास आउट है, ताकि आप टीजीटी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। क्योंकि 8 फरवरी से आपका टीजीटी का एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट है और लास्ट डेट आपकी 8 मार्च तक है। तो हो सकता है आपका रिजल्ट तब तक आ जाए। 8 मार्च ही लास्ट डेट है। अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म ज़रूर टीजीटी का फिल करें। देखिए, ये नहीं है कि मेरी तैयारी नहीं हुई तो हम फॉर्म फिल नहीं करेंगे। आप फॉर्म फिल करिए ना, कम से कम एक बार फिल करेंगे। आप देखेंगे, पेपर को देखेंगे कि उसका क्या लेवल है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे टाइमिंग मैनेज करना होता है, ये सब कुछ आपको आइडिया लगेगा। तो फॉर्म को फिल ज़रूर करिएगा अगर आप एलिजिबल हो तो ये पेपर सेकंड की आंसर की हम देखेंगे। देखिए, सीडीपी का पहला क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन हम देखेंगे सीडीपी के, ठीक है। पूरा 150 क्वेश्चन हम देखेंगे। सीडीपी का नहीं देखेंगे, पूरा सब्जेक्ट जो होता है आपका, पाँच सब्जेक्ट होते हैं ना, तो पांचों सब्जेक्ट की हम आंसर की फटाफट से देखेंगे। अगर हम क्वेश्चन को एक एक समझेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसी वजह से केवल हमें आंसर देखना है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ठीक है, देखिए यहाँ इसका फोल्डिंग लिखी हुई है, तो वाइगोत्स्की आपके इसका फोल्डिंग की बात करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। सेकंड देखेंगे, केवल हम आंसर देखेंगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। आपका पूरा टोटल 150 क्वेश्चन है, इसी वजह से बाद में हम समझेंगे। अभी हम केवल आंसर हम देखेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, नहीं वर्ड आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 4। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ये बात सही नहीं होगी कि हर कल्चर का जो किशोरावस्था का बालक होगा वो एक समान तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता इसमें किस तरीके से प्रेरित है? वो बाहरी रूप से प्रेरित है ना, क्योंकि वो उसका क्या है रीजन, उसका वो नगद पुरस्कार के लिए रुचि रखती है ना, इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर होगा, बाहरी रूप से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा 3। विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, 3 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जीन प्याजे से पूछा गया। जीन प्याजे का मानना था कि ज्ञान है। जीन प्याजे का क्या मानना था? ज्ञान है। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा ज्ञान निर्मित किया जाता है। प्याजे आपके कहते हैं ना, बच्चे ही ज्ञान का खुद बच्चे द्वारा ही निर्मित होता ना, क्योंकि प्याजे कहते हैं बच्चे नन्हा वैज्ञानिक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्याजे और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग? अगर आपने तीनों थ्योरी पढ़ी होगी तो बहुत सारे आपके आंसर ठीक हुए होंगे। ठीक है, कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होता है? गतिशील होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? क्या होगा? क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति। इसका आंसर होगा ध्यान देना। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? जानकारी
का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ये क्या वाले क्वेश्चन, कौन वाले क्वेश्चन ही कैसे जो होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। टू किल ए मार्किन बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ हाउ, तो यहाँ विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी, बाकी यहाँ क्या क्या यहाँ नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये अजर्सन वाले रीजन वाले क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज़्यादातर ये आंसर ठीक हुए हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए अभिकथन दिया हुआ है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। इसका रीजन क्या दिया हुआ है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। इसका सही विकल्प आपको चुनना था, तो ये आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। हम केवल आपको आंसर की बता रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, केवल आपको मैच कराना है, बाकी हम बाद में चीज़ों को समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछा गया, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, जिसने भी ये लगाया है ठीक लगाया है। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ठीक है, ये इसकी आलोचना थी जिस कैरोल गिल्गन ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगेन से देखिए अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन पूछे गए। अभिकथन दिया हुआ था आपको, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। इसका रीजन दिया हुआ है, कारण विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। सही विकल्प आपको चुनना था। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, इन्होंने लगाया हुआ है सेकंड, तो इनका ये है गलत। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो विद्यार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। आंसर आपने क्या लगाया है, इन्होंने आंसर ठीक लगाया। देखिए ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर होगा, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इन्हें पढ़ने से प्रॉब्लम होती है ना। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। उपयुक्त शैक्षिक रणनीति आपको बतानी है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए फर्स्ट में याद करना है तो ये होगा नहीं। ठीक है, हमें समझाना नहीं है, बार बार समझाने लगते हैं, कोशिश करें केवल आपको आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों को तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये आपकी क्या है, कन्वेंशनल मॉरलिटी है ना, पारंपरिक नैतिकता है। 3 स्तर दिए हुए थे तो ये सेकंड स्तर आपका था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। समावेशी कक्षा का कौन सा उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना था। विविध दृष्टिकोणों का समावेशन, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो इसका उदाहरण आपको समावेशी का बताना था, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन से क्वेश्चन बना। कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए किसी कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो आपको बताना था पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि, तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, इसका आंसर होगा थर्ड, ABC, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17,
कह रहा है निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। मास्टरी जिसमें हासिल कर लियो, ठीक है। इसका बाहरी कुछ नहीं होता है, ये होता है कि किसी भी चीज में महारत मास्टरी हासिल करना है। ऑप्शन दिया हुआ है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। सेकंड ऑप्शन है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। इन्होंने भी आंसर सही लगाया हुआ है, सेकंड ही होगा। थर्ड कह रहा था बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो बाहरी इनका कुछ नहीं होता पुरस्कार के लिए, ये खुद अपनी कौशल पे। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। सेकंड कह रहा है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। थर्ड कह रहा है शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। फोर्थ कह रहा है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। ये गलत बात है, सेकंड ही राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कह रहा है पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जेंडर रूढ़िवादियों पर सवाल करना, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। देखिए इसमें कह रहा था चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग, तो चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग कह रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बीजगणित और गणना। अगर ये चिन्हों के लिए चिन्हों ना होता तब तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाता, थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो ये दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें अगर अभिकथन दिया हुआ है एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। सेकंड कह रहा है रीजन इसका कह रहा है समावेशन का दार्शनिक शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो आर तो आपका गलत है, रीजन आपका जो है ये गलत है और जो अभिकथन आदर्शन है ये आपका सही है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है, इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। इन्होंने लगाया हुआ था फर्स्ट, तो फर्स्ट नहीं होगा भाई, आर आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट अधिक जानकार। एमक्यू जो होता है मोर नॉलेजेबल अदर, और विद इन होता ना अंदर होता, बाहर नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। फर्स्ट दिया हुआ था आपको छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। सेकंड दिया हुआ है छात्र को सख्ती से अपना अवधि बढ़ाने के लिए कहना। थर्ड है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। थर्ड ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 प्रदर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन अगेन आपसे पूछे गए। कह रहा है अभिकथन दिया हुआ है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है
और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बात तो ठीक है। कारण क्या है? भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दोनों बात आपकी ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देशन और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। सेकंड कह रहा है अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है, तभी अधिगम होता है। थर्ड कह रहा है छात्रों को अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान पर निर्माण करते हैं। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। जहां बच्चे के हित में बात होती है वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, फिर देखिए दर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। अभी कथन दिया हुआ है एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम करनी चाहिए। तो बात तो ये ठीक है। कारण इसका दिया हुआ है बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो आर आपका गलत है, लेकिन ए आर आप नहीं, दोनों तो ठीक है। सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता ना, इसमें कह रहा है कि सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, बात तो ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं। इन्होंने भी देखिए आंसर सही लगाया हुआ है। सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? यह एक रेखीय प्रक्रिया। देखिए रेखीय आपका विकास भी नहीं होता, ना भी आपका समीकरण ना तो आपका विकास होता है रेखीय, ना ही आपका समाजीकरण रेखीय होता है। तो फर्स्ट तो आपका इसकी विशेषताएं समाजीकरण की है नहीं। सेकंड कह रहा है यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। बात तो सब ठीक है। तो आंसर होगा बी सी डी। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, दो क्वेश्चन आपके और हैं सीडीपी के। देखिए अभिकथन और रीजन। देखिए जो जितना अभिकथन और रीजन से भाग रहा होगा उसका आंसर तो बहुत, क्योंकि ये लॉन्ग होता है ना, तो हम लोग सॉल्व सोचते हैं बहुत बड़ा है, छोड़ो। पहले हम भी बहुत डरते थे जब एग्जाम नहीं दिए थे उसके पहले। अभिकथन देखिए कह रहा है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बात तो ठीक है आपकी। कारण क्या है? विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। बात ये भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने सेकंड लगाया हुआ है, इनका तो एक नंबर चला गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों को स्वायत्ता और पहल को दंडित करना, ये गलत। छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपके सीडीपी के क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे मैथ वाले क्वेश्चन। जिनका मैथ ऑन साइंस होगा वो देखेंगे, आंसर केवल मैच कराएंगे, सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी इस प्रकार है कि कोण CBD इज इक्वल टू 12x है, कोण ABD इज इक्वल टू 7y है, कोण ADB इज इक्वल टू 60 और कोण CBD इज इक्वल टू 28 है। तब 2x प्लस ty का मान है, इसका मान है 22 होगा इसका आंसर। जिन्होंने भी लगाया होगा उनका आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 कह रहा है एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए, एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है। सेकंड है बी आपका शून्य परिमेय संख्या नहीं है, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका आंसर होगा, सही विकल्प आपको चुनना था तो इसको ए और सी इन्होंने भी सही लगाया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 में आपको कुछ नहीं करना था। देखिए p³ प्लस p स्क्वायर x माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, केवल आपको आंसर
बता रही हूँ बस। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है यदि आंकड़ों, आपको आंकड़ा दिया हुआ है, उसके बाद आंकड़ा है 30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 30 का माध्यांक x है और इन आंकड़ों में 3 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यांक यदि y है तो y और x का अंतर क्या है? तो y और x का अंतर यहाँ आएगा 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है और उनके घनों का योग 33,957 है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या है? इन तीनों संख्याओं का योग, आंसर इसका आएगा 63। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किसी बहुफुल्की के शीर्षों v, किनारों e और फलकों f की संख्याएं क्रमशः 10, 15 और x हैं, तब 3x - 12 का मान है। तो इसका इन्होंने 7 लगाया हुआ है, 7 नहीं 9 इसका आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यदि x/y इक्वल टू -1/3 -3, देखो डिवाइड करना था, 2/3 -4 है तो x/y + y/x -1 पावर का मान क्या है? पावर का मान क्या है ये आपको बताना था। तो इसका आंसर आएगा -48/265। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये आंसर तो एकदम CDP का है। द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया। तो स्कीमा के बारे में कौन बात करते हैं? आपके प्याजे करते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, कह रहा है यदि x इक्वल टू 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.1011 है तो x में क्या जोड़ा जाए जिससे योगफल 1.1 प्राप्त हो? तो इसका आंसर होगा, फोर्थ आंसर इसका नहीं होगा, इन्होंने फोर्थ लगाया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, ये पेडागोजी का क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी होते हैं, 20 आपका कंटेंट का होता है। शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिससे यह पता चला कि राम, विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। उस उपरोक्त परिस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है, यह आपको बताना था। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको, राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अभ्यास की कमी है। सेकंड कह रहा है राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु एकाग्रता में कमी है। थर्ड कह रहा है राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है। ठीक है, थर्ड ही आपका राइट आंसर होगा। समझ नहीं पाया ना, थर्ड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, ये कह रहा है कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपये पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 है। यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसका लाभ प्रतिशत आएगा 23। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 41 देखा ना, 42 देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न के बीच में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा, इसका आंसर होगा सेकंड, 9/50 दिया हुआ है, ये सेकंड ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पेडागोजी से देखिए एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन बनाकर पूछा गया आपसे। कह रहा है कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रातःकालीन शहर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे वही दूरी पूरे कदमों में तय कर सकें? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक होगी? तो यहाँ आपको क्या बताना था? इसका आंसर होगा लघुत्तम समापवर्तकलाशा की अवधारणा है ये, सेकंड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, पेडागोजी का देखिए, एक पेज का ये क्वेश्चन था। ये इतना बड़ा क्वेश्चन बनाते किस लिए हैं? टाइम मैनेज करना होता है आपको। इसमें देखिए एक विद्यार्थी को प्रतिशतता पर निम्नलिखित समस्या हल करने को दी गई।
अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटकर 26,500 हो गई है तो जनसंख्या के घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। उसने निम्नलिखित हल किया है, तो इसने हल इस तरह किया है, प्रारंभिक जनसंख्या 28,000, नई जनसंख्या 26,500, घटने का प्रतिशत निकाला, 26,500 को डिवाइड किया 28,500 100 से 100% निकाला, इसका आंसर आया 94.6%। ठीक है, विद्यार्थी के उत्तर के संदर्भ में निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। फर्स्ट दिया हुआ है, विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को समझने में सक्षम है परंतु वह समझ पाने में समर्थ नहीं है। वह यह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि किस राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। बिल्कुल यही नहीं समझ पाया ये। ठीक है, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। इसने लगाया तो सब सही था बट ये समझ ही नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, संपूरक कोण। संपूरक कोण और पूरक कोण क्या होते हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा। दो संपूरक कोणों का अंतर 20 है। यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P - 50 का मान है। इसका आंसर होगा 190। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है, तब x = 3.5 है, तब y = 2.4 है। जब x = 5.6 है तब y का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। 46 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर इन्होंने 2.8 लगाया हुआ है, ये नहीं होगा, 1.5 होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संसाधनों LTR में कौन सा सबसे उपयुक्त है, यह आपको बताना है। जियोजेब्रा, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर स्प्रेडशीट। सबसे उपयुक्त आपको बताना है दृष्टिबाधित के लिए, तो इसका आंसर जहाँ तक है B और C ही होगा। A और B भी हो सकता था, कन्फ्यूज़न है थोड़ी, लेकिन इसका आंसर B और C होना चाहिए। देखते हैं क्या आती है आपके आंसर की। B अभी हम मानेंगे B और C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक हो जाएगी, खेल का उपयोग गणित पढ़ाने में संभव नहीं है, इनमें से बहुत समय खर्च हो जाएगा, इसे टालना चाहिए। प्रसिद्ध खेलों के अलावा कई स्वदेशी खेल हैं जिनका उपयोग गणित पढ़ाने में किया जा सकता है। सही विकल्प आपको चुनना था, तो इसका आंसर होना चाहिए A और D होगा इसका आंसर। इन्होंने भी सही लगाया हुआ है A और D। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन मीटर क्यूब में है। पाई = 22/7 का प्रयोग कीजिए। इसका आंसर आपको बताना था। इसका आंसर आएगा 0.0385। इन्होंने लगाया हुआ है 4 नहीं होगा, इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 में कह रहा है ऊपर से खुला हुआ एक बॉक्स नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.48 मीटर, 1.16 मीटर और 83 सेंटीमीटर है, 83 सेंटीमीटर है। आधार = लंबाई × चौड़ाई दिया हुआ है। इसकी आंतरिक सतहों पर 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी, आपको यहाँ आंसर बताना है। इन्होंने 4 लगाया हुआ है, 4 नहीं होगा, इसका आंसर सेकंड होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, त्रिभुजों ABC और DEF में कोण B = 90 दिया है, BC = 8 सेंटीमीटर, कोण A = 40 दिया हुआ है, DE = 8 सेंटीमीटर, कोण F = 40 दिया हुआ है और कोण E = 90 दिया हुआ है। तब निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना था। तो 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कह रहा 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रमशः 3, 5 तथा 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांकों का योग क्या है, ये आपको बताना था। इसका आंसर 20 होगा। ठीक है, 20 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए,
पेडागोजी से क्वेश्चन कह रहा है मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद, किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से शाम 9 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाली यात्रियों की संख्या, अध्यापिका का आशय क्या है, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दंड आलेख और रेखा आलेख के बीच के अंतर को समझाने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बी दिया हुआ है पाई चार्ट की अवधारणा का परिचय देना। थर्ड दिया हुआ है सी रेखा आलेख का संदर्भात्मक परिस्थितियों द्वारा शिक्षण करना। आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र के उपयोग का शिक्षण करना। तो इसका आंसर देखिए इन्होंने भी ठीक ही लगाया हुआ है, थर्ड ही होना चाहिए। थर्ड या फोर्थ में से एक ही आपका राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, थर्ड या फोर्थ में से। जिसमें कन्फ्यूज़न है देखो हम नहीं बता रहे हैं, आपने जो लगाया होगा आप मान लीजिए, आंसर की आएगी तो आप मैच कर लीजिएगा। 54 देखिए, ज़्यादातर आंसर हमने आपको बता दिया है। यदि 8 अंकीय संख्या, देखिए 8 अंकीय संख्या दी हुई है, इसको 72 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपको बताना था। तो सत्य कौन सा नहीं है, 9 5, 9 और 5, यस इक्वल टू 9 दिया हुआ है, वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट, यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों और प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं। विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। सही विकल्प का चयन आपको करना था। फर्स्ट दिया हुआ है ए और बी, बी और सी, ए और सी, बी दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, इन्होंने सही लगाया हुआ है, थर्ड ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ए और सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसमें कह रहा है निम्न सारणी में किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्याओं को दर्शाया गया है। ये फलों के प्रकार है, संख्या दी हुई है। यदि उपरोक्त आंकड़ों को एक पाई चार्ट बनाया गया तो उसे त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा जो सेबों को दर्शाता है। 96 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। उस आयत का परिमाण सेंटीमीटर में क्या है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा 60। क्वेश्चन नंबर 58 भी देख लेते हैं साथ में। कह रहा है यदि a इक्वल टू -2x² प्लस 12x, b इक्वल टू 11x माइनस 8x प्लस 3x², c इक्वल टू 17x माइनस 4x² दिया हुआ है, d इक्वल टू इतना दिया हुआ है x² माइनस x माइनस 3 है। तो a प्लस b प्लस c माइनस d में x² और x के गुणांकों का योग क्या है, यह आपको बताना था। इसमें आपको देखिए a b c की वैल्यू दी हुई थी d की, बस केवल इसमें रख के आपको निकालना था x² और x की वैल्यू। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है, यह आपको बताना था। आयाम नहीं है तो गणित के प्रति रुझान। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण P इक्वल टू 50 और QR इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है। निम्न स्थितियों में से किसमें त्रिभुज PQR एक अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, कोण R इक्वल टू 15 होगा। ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट लगाया हुआ है तो ये बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 61, अब देखिए मैथ के 30 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं। कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद का ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही उत्तरों से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। आपको भरना था। यहाँ देखिए लास्ट में आपको कह रहा है जड़ में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपान भाग वायु स्तंभ कॉलम है। तो ये होगा आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, गिटार तबला शहनाई होगी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय की पहचान कीजिए। पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, तांबा फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, जिंक, लौह, मैग्नीज। तो इसका थर्ड इन्होंने लगाया हुआ है, थर्ड नहीं फोर्थ इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, असर्शन और रीजन वाले। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहां असर्शन और रीजन का क्वेश्चन ना आता हो। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना था आपको। अभी कथन दिया हुआ है, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करके प्रतीत होते हैं। तर्क दिया है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। इन्होंने सेकंड लगाया हुआ है, बट सेकंड नहीं, फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही आ रहे हैं कि सही व्याख्या करता है। केवल हम आंसर की बता रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, केवल हमें आंसर देखना है। आपने जो लगा के आया होगा। 64 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही नहीं है। फर्स्ट दिया हुआ है, या लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। सेकंड है, या एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, या सामान्य ताप पर हो सकता है, या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय नहीं है। ए बी सी आपका राइट आंसर होगा। तो ए बी सी कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, यहाँ आपको मैच करना था। अगर आपने 1 2 भी आता होगा तब आप ये आंसर कर लिए होंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। इन्होंने भी सही लगाया हुआ है, ठीक है। आपको कुछ भी तो इसमें से पता होगा। आपको सादा नमक का फार्मूला, चूना पत्थर, कास्टिक सोडा NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, बस मैच कराना था आपको। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, सही कथनों की पहचान आपको करनी थी। ए दिया हुआ है, तथ्य एक अवलोकन है जिसके समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। बी कह रहा है, नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया। नियम एक सिद्धांत है जिसे बारंबार सही नहीं पाया गया है जब, ठीक है। फर्स्ट आपका सही है, तो इसमें आंसर क्या होगा, सही कथन आपको बताना था। 66, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित लेख को पढ़िए। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। देखिए यहाँ पर आप सबका क्या होता है, यहाँ टाइम लगता है और टाइम ही हमें मैनेज करना होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे थे जिसका इंग्लिश का पेपर ही छूट गया था, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम ही खत्म हो गया था। निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित क्षण को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है, ये दिया हुआ है, विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर और दूर हो जाएंगी। दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश सर्जित करेंगी। ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। उपरोक्त 3 कथनों के आपको बताना था कौन सा अवलोकन है और कौन सा अनुमान है। तो ए और बी अवलोकन है और सी अनुमान है। इन्होंने भी राइट आंसर लगाया हुआ है, सेकंड ही राइट आंसर होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। कौन सी उत्तरदायी है, डी और ई राइट आंसर होगा आपका। डी और ई, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर होगा। इन्होंने भी सही लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 पेडागॉजी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के लिए कौशल का निर्देशक नहीं है। खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना, कुछ सिद्धांतों के विषय में आलोकनों और संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना, सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना। तो देखिए चरों की पहचान करना, फोर्थ ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। थर्ड भी कुछ हद तक सही है, बट फोर्थ लगा रहे हैं, देखिए आंसर की क्या बताती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। सामान्यतः आधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, सामान्यतः आधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ए और बी दिया हुआ है, आपको सही कथन बताना था। क्वेश्चन नंबर 70, तो दोनों बात सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास आ गई। गेंद की ऊपरिमुखी और अधोमुखी गति चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का समान है। तो देखिए ये गुरुत्व बल होता है ना, गुरुत्व का बल होता है जी। देखिए, सॉरी 32 नहीं 72 है। कह रहा है एक पिंड का रैखिक संवेग p तथा द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा क्या है। तो इसका आंसर होगा p²/2m, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अरे 73 देखिए, 30 में हम एकदम पसंद आ गई 33।
उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है, आपको ये बताना है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करना। सेकंड कह रहा है रासायनिक समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप से लिखना और विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना। थर्ड कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना। फोर्थ कह रहा है थर्ड तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। बिल्कुल फोर्थ ही आपका राइट आंसर होगा, इन्होंने भी राइट आंसर लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 करें यार, 74 देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं, आपको ये बताना है। बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन जो होता है, इन्होंने भी राइट आंसर लगाया हुआ, फोर्थ ही राइट आंसर होगा, मेढक मछली स्टारफिश। ठीक है, जो बाह्य निषेचन करते हैं ये आपको बताना था। 75 देखिए इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करके आंसर था। ए और बी आपको कॉलम दिया हुआ था। यहाँ आंसर देखिए, आंसर यहाँ बहुत सारे बच्चे 4 लगाए हुए होंगे, बट 4 नहीं होगा इसका आंसर। कह रहा है देखिए ये कॉलम देखिए, इस कॉलम में ज़्यादा है, इसी वजह से इन्होंने कह दिया है प्रविष्टियों के लिए विसंगति है। विसंगति नहीं, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे आते हैं जिसमें देखिए ए का कम है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। यह उचित सिद्ध करने के लिए कि सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है, इसका निर्माण में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता है, ये आपको बताना। कॉलम ए फर्स्ट दिया हुआ है, कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए, कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्ति प्रविष्ट। बात आपकी फर्स्ट ही राइट आंसर यहाँ होगा। ठीक है, फर्स्ट होगा। कह रहा है कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए, कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्ति युक्त प्रविष्टियां हैं, तो फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है, सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया गया तो वह परासरण के कारण फूल जाती है। तर्क है पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। बात ठीक है, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे ऑप्शन इस बार ऐसे थे जो जिसका ये आदर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77, उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना, नहीं। अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर चर्चा करना। मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना। सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना। फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर होगा, इन्होंने भी फोर्थ ही लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है। विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक है। वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के जांच परिणामों पर विश्वास नहीं करते। वैज्ञानिक उन्मुक्त विचारों वाले होते हैं तथा अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। फोर्थ तो आपका सही हो सकता था, बट फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा, ये ज़्यादा बेटर है, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। कह रहा है क्षैतिज मेज पर पड़े एक डिब्बे का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, उस पर लगने वाले बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना था। अब देखिए मेज पर जो वस्तु रखी होती है उस पर 2 संतुलित बलों का युग्म कार्य करता है। ठीक है, थर्ड आपका राइट आंसर होगा, थर्ड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। कह रहा है यक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है। यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और वाई है दूरदर्शक परावर्तन, परिदर्शी परावर्तन, बहुरूपदर्शी अपवर्तन, परिदर्शी प्रकीर्णन। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, परिदर्शी परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 81। एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव्य हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। एक्स पेट्रोलियम से युक्त व्युत्पन्न है तथा
वाई कोयले से व्युत्पन्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स और वाई हो सकता है। वाई आपका कोयले से कह रहा है तो इसका आंसर होगा फर्स्ट होगा बिटुमिन और कोलतार होगा। ठीक है, वाई कोयले से, फर्स्ट पेट्रोलियम से, तो बिटुमेन और कोलतार होगा। साइंस में ऐसा साइंस है कि जिसने पूरा सिलेबस सही से कंप्लीट किया होगा, चीज़ें वहीं से पूछी गई हैं, जब तक पूरा सिलेबस जो नहीं पढ़ा होगा वो आंसर नहीं कर पाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है, आपको ये बताना है, वांछनीय नहीं है। फर्स्ट कह रहा है कक्षा में कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना, समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, प्रदर्शन को व्याख्याओं के संपूरक करना, परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सही कथन हैं। फर्स्ट दिया हुआ है खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। बी कह रहा है उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। उर्वरक से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। इसमें देखिए आपको मिलान करना था, मिलान में देखिए ए का तो आपका जाएगा, देखिए इसमें आपने अगर लगाया होगा बी, ईस्ट आपने पढ़ा होगा, ईस्ट आपका जाएगा मुकुलन में। ठीक है, बडिंग, तो बी का फर्स्ट दो ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें बी का थर्ड ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सी क्या दिया हुआ है आपका फर्न, सी बीजाणु रचना में जाएगा, तो सी का सेकंड किस में दिया हुआ है, इसमें सी का फोर्थ दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है गेहूं में घुन लगना, सिट्रस टैंकर, भिंडी की पीत सिरा कृमिर, तो ये आपका सिट्रस टैंकर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, केवल बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओमेगा के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, वह है, इसका आंसर होगा 8/9 ओमेगा। सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कह रहा है एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। प्रतिबिंब क्या दिखाती है, कह रहा है जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा। फर्स्ट दिया हुआ है वर्गीकरण, अवलोकन, आगमनात्मक तर्कशीलता, मापन। इसका आंसर होगा बी और सी। ठीक है, अवलोकन और आगमनात्मक तर्कशीलता होगी आपकी। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग और ऑब्जर्व, यहाँ क्योंकि देखिए अवलोकन किया जा रहा है ना, तो बी और सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। फर्स्ट दिया हुआ है ए ऑप्शन, कह रहा है यह कम अवधारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। बी कह रहा है इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया, तो बी ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी क्या कह रहा है, इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया। देखिए सूत्रबद्ध नहीं, इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया, ये भी नहीं होगा। सेकंड ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है यशवंत दिया हुआ है रेयान एक संश्लिष्ट तंतु है। S2 दिया हुआ है रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया गया है। देखो रेयान संश्लिष्ट तंतु है, बात तो ठीक है, लेकिन बिना किसी कच्चे माल नहीं, यहाँ तो लकड़ी के लुगदी का यूज किया गया था ना रेयान में, तो S1 सही है, S2 आपका गलत हो जाएगा। सेकंड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपके ये 90 क्वेश्चन हो गए।
जो सोशल साइंस लिया होगा उसका 60 क्वेश्चन सोशल साइंस का होगा, तो 90 हो गया आपका। अब लैंग्वेज फर्स्ट देखिए, अब ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है। सोशल साइंस के बाद आपका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड बचा, तो लैंग्वेज फर्स्ट भी हम साथ में देख ही लेते हैं, केवल आंसर देखेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट ज़्यादातर बच्चों की हिंदी होगी। देखिए यहाँ आपका इंग्लिश आपको नहीं करना था क्योंकि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया हुआ है, तो ये वाला सेक्शन आपको नहीं करना। ये देखिए लैंग्वेज फर्स्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। कह रहा है केवल प्रश्नों के उत्तर तभी दें जब भाषा फर्स्ट जो है हिंदी चुना हो। ठीक है, आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली होगी तब आपको ये करना है। तो 15 नंबर का आपका पैसेज आता है प्रोज और पोइट्री का, 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी होती है, ये तो आपको पता ही होगा। केवल हम आंसर देखेंगे, पूरा पैसेज पढ़ेंगे, उसका आंसर देंगे, समझेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें केवल आंसर मैच कराना है। तो ये आपका पैसेज है, पैसेज भी पढ़ें कि केवल आंसर दें आपको। देखिए रुको, आपको हल करवा रहे हैं। पैसेज आज तब तक पढ़िए, पैसेज जल्दी पढ़िए, आप पैसेज पढ़िए, हम उसके बाद आंसर कराएं। हम भी पैसेज पढ़ ही रहे हैं, आप पैसेज पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़ लें। पैसेज क्या कह रहा है, इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदिमानव ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। कौन कमजोर था? आदिमानव। मानव अस्थायी त्रिपक्षीय भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव के अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से विलीन नहीं थी। केवल आपको पैसेज पढ़ना नहीं है, इसको समझना भी है, तभी आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आंसर आपको केवल पैसेज से देना होता है, अपने दिमाग से नहीं। अब देखिए 91 देखिए, कह रहा है विश्लेषण विशेष का उदाहरण नहीं है रूपात्मक परिवर्तन, अंधेरे युग, मानव अस्तित्व, आध्यात्मिक दुनिया। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, केवल आंसर हम बता रहे हैं। सेकंड देखिए, कह रहा है उन्नति। 92 देखिए, कह रहा है उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कि मनुष्य अपनी खूबियों को जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। तो इसका आंसर होगा अपनी कमियों को जान ले, संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। तो विद्रोह नहीं करना आपको, थर्ड ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। 93 हो गया? नहीं हुआ 93, अभी 92 हमने किया, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। 93 देखिए, गद्यांश के अनुसार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो परिवर्तन जो है वो जीवन का सत्य है। सेकंड आपका आंसर होगा। 94 देखिए, अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो आप बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट लगाया होगा, देखो इन्होंने भी फर्स्ट लगाया हुआ है। तो छोटा आका बड़ा हो जाता है, आध्यात्मिक। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? तो पैसेज में आपको बताया हुआ है, 3 पक्ष पैसेज में आपको बताया हुआ। देखिए भौतिक, मानसिक और ये भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो ये आपका होगा, अपने दिमाग से आंसर नहीं लगाना है। तो 96 का आंसर होगा 4। ठीक है, 97 में क्या कह रहा है? कह रहा है आदिमानव ने क्षेत्र में प्रगति की परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो भौतिक क्षेत्र में प्रगति की लेकिन आध्यात्मिक में प्रगति नहीं कर पाया। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कह रहा उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। उल्लेखनीय क्या तात्पर्य है? महत्वपूर्ण परिवर्तन। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? सेकंड, महत्वपूर्ण परिवर्तन।
क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? तो आदिमानव के पास नहीं था। फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। जो आपने पैसेज पढ़ा केवल वहीं से आपको आंसर देना था। अब देखिए, अब आपके गद्यांश में से आपने आंसर दिया, पद्यांश से आपको आंसर देना होगा। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना था। कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसका नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई में साथ रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। कविता में किस पर बल दिया गया है यह आपको बताना था। तो इसका आंसर सत्य होगा। सत्य पे बल दिया गया है। अंधकार का प्रतीक नहीं है, किसका प्रतीक नहीं है यह आपको बताना था। बताइए आप यहाँ से देखिए और आंसर बताइए आपने क्या लगाया है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, सारा आंसर हम बता रहे ना। आप बताइएगा इसका आंसर। बहुत आसान है। बुराई, निराशा, चुनौती, समाधान, एकदम आसान सा है, आपको बताना है। अब देखिए 102 कविता के अनुसार राही की विशेषता है। राही की क्या विशेषता है? हर तरह से काम निकालना नहीं, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, हर परिस्थिति में विजयी होना, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। ठीक है, फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में सिर नहीं कटना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, हर परिस्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए। थर्ड राइट आंसर होगा। 104 में क्या कह रहा है? समूह में भिन्न शब्द युग्म है। सत्य का असत्य, जय पराजय, प्रकाश अंधकार, फर्स्ट विहार परिहार। फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है 105 में इस कविता का मुख्य स्वर है तमस, ओज, श्रृंगार, देशभक्ति। तो ओज है। अब देखिए 106 आपका पेडागोजी का क्वेश्चन स्टार्ट। कह रहा है क्या है ये? कोजी खोड़ी के, अच्छा कोजी खोड़ी है, आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, लेकिन पेपर 1 में है ये ईवीएस में, कि एक विशेष समुदाय में विशेष बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो मलयालम की क्या है? क्षेत्रीय बोली। सेकंड राइट आंसर होगा। केवल आंसर आप मैच कराइए, समझने पर फोकस हम बाद में करेंगे, समझेंगे। कह रहा है देखिए 107 कह रहा है नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना गया। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों को पता लगाइए। परिवार, संबंध, भावनाएं। तो ये क्या है? थीम आधारित शब्दावली। फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। 108 देखिए, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। दिन प्रतिदिन तो क्या है? ये बिक्स आपका है ना, आपने उसमें पढ़ा होगा, इंग्लिश में पढ़ा होगा। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण है ये। 109 देखिए, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्य एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? समालोचनात्मक भाषा विकास होगा। ठीक है, क्योंकि भाषा विकास से है ना, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र नहीं होगा, समालोचनात्मक भाषा शास्त्र। 110 देखिए, कह रहा है व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। तो नियमों को जानना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करने वाली गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को देखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो पारस्परिक क्या कहेंगे? पारस्परिक लेखन कहेंगे ना। फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पारस्परिक लेखन है।
लेखन हो। 112 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। संकेत भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। संकेत भाषा में व्याकरण होती है। तो सही नहीं है, ये आपका थर्ड जो है सही नहीं है। थर्ड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, कह रहा त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा के रूप में। बिल्कुल ये फर्स्ट ही होता ना, पहली भाषा जो होती है, ये तीनों ही पहली भाषा। फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। त्रिभाषा के रूप में आपको बताना था, फर्स्ट ही आपका आंसर होगा। देखिए दूसरे में क्या कह रहा है, फर्स्ट ही आपका होगा। कह रहा है अंग्रेजी, हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। मातृभाषा घर की भाषा, हिंदी प्रथम भाषा के रूप में। मातृभाषा घर की भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। नहीं, पहला आपका राइट आंसर होगा। 114, कह रहा उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए उन अपने शिक्षण में सुधार की ज़रूरत है। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल थर्ड ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, अरे 105 नहीं 115 है। कह रहा शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे। 115, इसका आंसर क्या होगा। मॉडल पठन है, रोल प्ले। मॉडर्न पारस्परिक शिक्षण नहीं होगा। व्याकरणिक अनुवाद अधिगम, व्याकरण अनुवाद विधि, ये भी नहीं होगी आपकी। संरचनात्मक उपागम, देखिए फोर्थ ही आपका होना चाहिए मॉडल पठन। 116 देखिए, कह रहा है एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है। फर्स्ट दिया हुआ है परभाषा व्यवहार, बहुभाषिक नीति, बहुभाषा शिक्षण, भाषा अर्जन। तो ये ट्रांस लैंग्वेजिंग आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, कह रहा है एक विद्यार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे। देखिए विशिष्ट लिखा हुआ है तो ये बारीकी से पठन होगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118, अंतर्भाषिक पहचान क्या है। फर्स्ट है शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में, कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। बात तो आपकी ठीक है, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होना चाहिए। सेकंड कह रहा है शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और, लक्ष्य भाषा में कुछ और असमान होते हैं। शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। नहीं, शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार है। नहीं, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। 119 देखिए, कक्षा 6 के शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मुर्दुई जाती है। वह भाषा मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है। वह विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उनके द्वारा जानी गई भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पंजाबी और तमिल अर्जन है, जो पंजाबी और तमिल भाषा है यह अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। बात तो आपकी ठीक है, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड में कहा जा रहा था तमिल भाषा अर्जन, नहीं, सभी 3 भाषाएं अधिगम के अंतर्गत आएगी। नहीं, इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा अर्जन, नहीं, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है आपका, सॉरी हिंदी का है। इसके बाद हम इंग्लिश देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। विस्तृत पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन।
तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया टोटल 120 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन और होंगे जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लिया होगा उनका इंग्लिश होगा, और जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत लिया होगा, उर्दू लिया होगा, उनका सबका अलग अलग होगा। तो हमने 120 क्वेश्चन को आपको देखिए आंसर की बताई है, ये आप आंसर मैच करा लीजिएगा। अगर आपने देखा होगा, आपको ये तो पता चल गया होगा कि मेरे इतने आंसर सही है ना, तो आप DSSSB की वैकेंसी आई हुई है, अगर आप लग रहा होगा आपने किया हुआ है तो आप फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। देखिए शायद आंसर आ जाए। आपका पेपर कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है।